नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और हम बात कर रहे हैं उस ब्लैक फ्राइडे की जिस पर पूरे देश में बवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है, सियासत हो रही है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में हड़ताल चल रही है। रेजिडेंट डॉक्टर अब दो फाड़ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जहां एक तरफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है, ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी कोई मांग नहीं मांगी है, केवल सीबीआई जांच की मांग मानी गई, लेकिन बाकी मांगें बची हैं, इसलिए उनकी हड़ताल जारी रहेगी। और जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं उनमें जो एसोसिएशन है वो इस वक्त दो फाड़ नजर आ रहा है। तो कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ी, ब्लूटूथ जाते समय उसके गले में था, लेकिन जब वो लौटा तो सीसीटीवी में उसके गले में ब्लूटूथ नजर नहीं आया। और यहीं से साफ हुआ कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी किसी और ने नहीं बल्कि संजय रॉय ने ही की है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के भीतर इतनी आसानी से कैसे दाखिल हो गया। सेमिनार हॉल के भीतर 40 मिनट में क्या हुआ, आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी हुई तो अस्पताल में मौजूद किसी मरीज या स्टाफ तक को भनक कैसे नहीं लगी। इन तमाम सवालों का जवाब रिपोर्ट के इस हिस्से में देखिए। संजय रॉय को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब संजय रॉय के फोन की जांच शुरू हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। संजय रॉय का फोन पॉर्न वीडियोस से भरा हुआ है। वो पॉर्न वीडियोस भी इतने खतरनाक हैं जिन्हें एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता। संजय रॉय के फोन में मौजूद पॉर्न वीडियोस में भयानक हिंसा है। संजय रॉय के बारे में पुलिस को पता चला है कि उसे शराब पीकर ऐसे हिंसक अश्लील वीडियो देखने की लत है। अब समझिए उसकी अस्पताल में एंट्री क्यों थी और कैसे थी। दरअसल संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर के तौर पर ज्वाइन किया था और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी में काम करने लगा था। पुलिस अधिकारियों का करीबी होने की वजह से सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। वॉलंटियर के तौर पर उसे 12,000 रुपए महीने मिलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय मरीज भर्ती करने के नाम पर वसूली करने वाले रैकेट का हिस्सा था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस लिखी हुई टी शर्ट पहनकर घूमता था। 8 अगस्त की रात संजय रॉय किसी काम या ड्यूटी पर नहीं बल्कि शराब पीने के लिए आया था और सेमिनार हॉल के पीछे के रास्ते से दाखिल हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर पर हमला करने की बात कबूल कर ली है। सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने लेडी डॉक्टर पर हमला किया था जब वो सो रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खून के निशान साफ करके अस्पताल की ही पुलिस बैरक में जाकर सो गया था। लेडी डॉक्टर के साथ कैसी दरिंदगी हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले हैं। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे लेडी डॉक्टर चिल्ला न सके। लेडी डॉक्टर के पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें मिली हैं। आरोपी संजय ने इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े लेडी डॉक्टर की आंख में घुस गए थे। लेडी डॉक्टर की आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। लेडी डॉक्टर के चेहरे पर नाखूनों से बने खरोंच के निशान भी मिले हैं। ट्रेनी डॉक्टर की गला घोटकर हत्या हुई है और हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। उसका जो हालत था उसको देख के ही, जो विक्टिम को देख के ही बोलेगा ये मल्टीपल एक्यूज्ड है, पर पुलिस अभी तक ये स्वीकार भी नहीं कर रहा है मल्टीपल एक्यूज्ड है, वो आंसर भी नहीं दे पा रहा है। जो इंजरीज है इन सब से यही पता चल रहा है कि बहुत जन है, तो लाइक सबको पकड़े एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो एंड बहुत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। The prime accused has been arrested, identified and arrested within 12 hours of the incident. It is one of the fastest investigation which we have seen.
बताया जा रहा है कि आरोपी संजय रॉय एक ट्रेंड बॉक्सर है। संजय रॉय जो है वो यहाँ पे आते जाते हैं, यहाँ पे जो भी इनको काम धंधा मिलता है, कुछ आता पता, कभी एम्बुलेंस किसी को दे देते हैं, कभी यहाँ पे किसी को खाना ला के देते हैं, ऐसे कुछ काम यहाँ पे वो करते हैं। और वो वहाँ पे रात को 3 बजे या 4 बजे इस बिल्डिंग में इमरजेंसी वार्ड पे 4थी मंजिल पे सेमिनार रूम में वो कैसे पहुंचे, इसी की बात चल रहा है कि कोई बाहरी इंसान वो कैसे रात को 4 बजे सेमिनार रूम तक पहुंच सकता है। अस्पताल की इमारत के भीतर एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत से डॉक्टर्स बेहद गुस्से में हैं और वो अपनी मांगे माने जाने तक हड़ताल पर जा चुके हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, हमारा दीदी करते हैं और भी स्टाफ्स है, सिस्टर इंचार्ज है, तो उन लोगों का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग ये सोच कर रूम नहीं है। हमारा बहुत ही बेसिक डिमांड है, कल्प्रिट को पकड़ना है, कैपिटल पनिशमेंट देना है, जल्द से जल्द ट्रांसपेरेंसी बना रख के इंक्वायरी करना है। कोलकाता में मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत बता रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल के बाहर क्या हालात है। आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में हैं हम, जहां पर तमाम जो छात्र हैं अभी भी अपना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। आप लोग बताइए, सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को? देखिए, सीबीआई ये अभी जो पता लगा है कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सीबीआई जांच होगी, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि हमें कोलकाता पुलिस पे इतना अभी भरोसा बिल्कुल ही हट गया था। अब सीबीआई जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जांच होगी, एकदम यूनिफॉर्मली होगी और अच्छी तरीके से होगी, ये बहुत खुशी की बात है। जांच के आदेश के बाद अब आप लोग अपने इस प्रदर्शन पर विचार करेंगे? तो प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा जब तक फाइनल जस्टिस सर्व नहीं होता है और कोई भी सर्विस हम लोग रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो घटना घोटे हो गया है वो कोई डॉक्टर कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। We all are doing our duty with all cooperation. All male and female PGD is there. कोलकाता में हुई दिल दहलाने वाली घटना के बाद पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की शायद ही कोई दिशा बाकी हो जहां कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध पर डॉक्टर्स का गुस्सा नहीं फूट रहा है। नहीं सुरक्षा दो, महिलाओं को रक्षा दो। हमकी नहीं सुरक्षा दो, महिलाओं को रक्षा दो। शासन हमारा, शासन हमारा, शासन हमारा। देश में जिस वारदात पर हड़कंप मचा है, उस अस्पताल के भीतर से ऐसा वीडियो आया है जिसने हैरान कर दिया है। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल का वो सेमिनार हॉल जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके ठीक बगल में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज के पास तोड़फोड़ वाली जगह का ये वीडियो मौजूद है। कोलकाता में डॉक्टर्स फोरम ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है और तोड़फोड़ के पीछे सबूतों के साथ छेड़छाड़ का अंदेशा जताया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोलकाता में ब्लैक फ्राइडे बना और अब इस लेकर पूरे देश में गुस्सा है। अब इस कहानी को उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। पहले अयोध्या और अब कन्नौज में अटेम्प्ट टू रेप के आरोप को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोपी नवाब सिंह यादव से एक दूसरे का कनेक्शन जोड़ने में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे इन हमलों से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की गोटियां सेट की जा रही है।
मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। जब से लोकसभा हारे हैं बस केवल हर बात में समाजवादी पार्टी को दोषित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी अयोध्या रेप केस पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन दोनों मामलों के आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। सपा का चाल चरित्र दिखाई देता है, किस तरह का चरित्र है उन लोगों का, किस तरह का व्यवहार वो लोग करते हैं। आप चाहे कन्नौज की घटना ये देखें, चाहे आप अयोध्या की घटना को देखें, चाहे आप हरदोई में घटना हुई उसको देखें, ये सारी घटनाओं में समाजवादी पार्टी के लोग ही संलिप्त क्यों होते हैं। कन्नौज में जिस नवाब सिंह यादव पर अटेम्प्ट टू रेप के आरोप लगे हैं, बीजेपी उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बता रही है, जिसे समाजवादी पार्टी पहले दिन से खारिज कर रही है। वो समाजवादी है तो उसके सारे फोटो सुब्रत पाठक के साथ क्यों हैं? तो भाजपा के नजदीक था, वहाँ के सांसद सुब्रत पाठक का क्लासमेट रहा है, उनके साथ लगातार उसके संबंध हैं। फोटो से लेके व्यापारिक तक सब तरह की मदद एक दूसरे की करते रहे। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, और बहुत पहले समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य बचाने के लिए छोड़ के जा चुके हैं। अब बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं? जब नवाब सिंह गिरफ्तार होकर थाने जाते हैं तो बीजेपी के लीडर सुबह ही सुबह अपने नवाब सिंह को बचाने के लिए कौन से लीडर हैं बताइए ना। और जिस महिला ने आरोप लगाया वो बीजेपी में, जिस महिला के साथ वहां पकड़े गए वो सब बीजेपी में और पदाधिकारी भी हैं। रेप को लेकर सियासत ऐसे समय में गरमाई है जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, जो अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद के छोड़ने के बाद खाली हुई है। वहीं एक सीट कन्नौज की करहल है, जो अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि बीजेपी को जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना है, वहीं समाजवादी पार्टी को ये बताना है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता कोई तुक्का नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच शायद जंग का ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। यूरोप तक के देश मान रहे हैं कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर ईरान ने अपने मन मुताबिक कोई फैसला कर लिया तो फिर तबाही का दरवाजा खुलेगा और बहुत तबाही की आशंका बढ़ जाएगी। सुप्रीम लीडर का टेम्पर लूज, ईरान को सर्वनाश कुबूल। בכל הפרמטרים שיש לנו, חלק מהם הם סמויים וחלק מהם הם גלויים לציבור. ईरान को भड़काने वाले 10 जख्म, ट्रिपल एच का अटैक कंफर्म। बातचीत का आखिरी रास्ता बंद, कुछ घंटे बाद ऐलाने जंग। زي عادتها ما بتعطي صادق انذار، ما بتعطي انذار، بتضرب، مش فارقه عندها اطفال। तैयार है महाविनाशक दस्ते, महाजंग इसी हफ्ते। ईरान और इजराइल के सुपर टेंशन के बीच अमेरिका का सबसे ताजा बयान चौंकाने वाला है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अगर प्रतिशोध लेगा और इजराइल पर अटैक करेगा तो इससे किसी का भला नहीं होगा। सवाल है कि आखिर सुपर पावर बैकफुट पर
क्यों लग रहा है? यमन का किलर काफिला हूती, इजराइल की सरहद पर नरसंहार ब्रिगेड हमास, और इन सबसे खतरनाक लेबनान का हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का लश्कर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऑर्डर का। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को कंफर्म इनपुट मिला है कि ये महाजंग का हफ्ता है, यानी इसी हफ्ते कर सकता है ईरान महाजंग का ऐलान। इजरायली इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस साफ तौर पे कह रही हैं कि ईरान की तरफ से बड़ा हमला इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हो सकता है। क्या वो नेक्स्ट 48 आवर्स में होता है या 72 आवर्स में होता है, ये तो इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेकुलेशन। लेकिन ईरान जो हर प्रकार से तैयार है, ये हमला होगा तो मल्टी फ्रंट हमला होगा, मल्टी प्रोंग्ड होगा। ईरान के साथ साथ हौथीज़ भी हमला करेंगे, हमास भी हमला करेगा, हिजबुल्लाह भी हमला करेगा, और जो इराक में एलिमेंट्स हैं वो भी हमला करेंगे। और ये हमला जो है अनलाइक द प्रीवियस वन स्लो मूविंग ड्रोन्स के माध्यम से नहीं होगा, रेड सी के ऊपर से नहीं होगा, सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन के ऊपर से नहीं होगा, जैसे उनमें बड़े सारे ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए थे। ये हमला होगा इराक की टेरिटरी, सीरिया की टेरिटरी और लेबनान के थ्रू। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो यूरोप ईरान को गंभीरता से नहीं लेता, जो ईरान का मजाक उड़ाता है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, वो भी इस बार घबराया हुआ है। घबराने की वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कैसे ईरान ने बातचीत का आखिरी रास्ता बंद किया और जंग का गेटवे खोल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टमर ने ईरान से संयम और शांति से काम लेने की अपील की थी। अपील न मानने पर प्रतिबंध कठोर करने का इशारा भी किया था, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने यूरोप के 3 सबसे शक्तिशाली नेताओं की अपील ठुकरा दी और कहा है कि इंतकाम हर हाल में लिया जाएगा। इस इंतकाम के बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पूरी खबर है। तभी तो जुलाई में ही अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर में भेज दिया था। रविवार की शाम अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री यावो गैलेंट से बातचीत की। इस बातचीत के बाद एक परमाणु पनडुब्बी तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने लगी और उसके कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ चला। 13 अगस्त बीतता और 14 अगस्त की तारीख आती, उससे पहले तेल अवीव में धमाके होने लगे। हमास का दावा है कि M90 रॉकेट से उसने इजराइल को दहलाया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि जो इजराइल ने किया, हानिया को जो उनके गेस्ट थे उसको तेहरान में मारा, उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, उनके देश को की इंटेग्रिटी को वायलेट किया, बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा चाहे वो युद्ध विराम हो या युद्ध विराम नहीं हो, हम हर प्रकार से उसको पनिश करेंगे ताकि उसकी आने वाले समय में जरूरत ना हो इस माफी की दोबारा कार्रवाई करने के लिए। और ये कहा कि अगर हम उसको पनिश नहीं करते तो यकीनन इजराइल जो है इस माफी की कार्रवाई दोबारा करेगा और ईरान के अंदर भी किसी प्रकार के हमले कर सकता है। लेकिन जिन्हें लग रहा है कि जंग में ईरान का पलड़ा हल्का है और ट्रिपल एच भी इजराइल और अमेरिका को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान को अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर दिया है। वी सपोर्ट ईरान इन डिफेंडिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। ये शब्द हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी के। रविवार को ही ये बातचीत हुई थी और दूसरी तरफ थे ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री। चीन ने यह भी कहा कि 31 जुलाई को जो इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी उसे वो ईरान की संप्रभुता पर हमला मानता है, यानी चीन इस जंग में ईरान के साथ दिखाई दे रहा है।
यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अभी के हालात तो यही बता रहे हैं कि 2 बार महाविनाश का ट्रेलर देख चुकी दुनिया तीसरी बार बारूद के उसी चक्रव्यूह में घुसती हुई दिख रही है। अगर जंग हुई तो सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएंगे। तो नई जंग की आशंकाओं के बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ इजराइल के तनाव के बीच बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका ने इजराइल को करीब $19 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी देने का फैसला लिया है। हथियार सौदे में इजराइल को 50 F-15 लड़ाकू जेट, 32,000 से अधिक टैंक राउंड और 50,000 मोर्टार राउंड देने का समझौता हुआ है। तो ये तस्वीर और ये खबर भी बताती है कि कितने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ ईरान की तरफ से तैयारियों का जो सिलसिला है वो दिख रहा है, वहीं बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इजराइल को करीब $19 बिलियन के हथियार बेचने के मंजूरी देने का फैसला लिया है। हथियार सौदे में इजराइल को 50 F-15 लड़ाकू जेट मिलेंगे, 32,000 से अधिक टैंक राउंड और 50,000 मोर्टार राउंड देने का समझौता हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होने की चेतावनी हर रोज आ रही है। और इसी बीच अमेरिका ने दावा किया है कि आज इजराइल पर ईरानी हमला होने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए अपनी तैयारी कर ली है। यूएस ने मिडिल ईस्ट में मिसाइलों से लैस पनडुब्बी भेजी है। तो लगातार पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर बनी हुई है। इन सब के बीच अमेरिका ने यह दावा किया है कि आज इजराइल पर ईरानी हमला होने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में अपराधियों का आतंक जारी है। बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना में बीती रात डेयरी बूथ चलाने वाले और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर 50 वर्ष के अजय शाह अपने डेयरी बूथ पर थे। आरोप है कि रात में 2 लोग आए, उनसे पहले कहा सुनी हुई और इसके बाद अजय शाह को गोली मार दी गई। अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या के आरोपी कौन है और हत्या की वजह क्या है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है उससे कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर बीती रात डेयरी बूथ चलाने वाले बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र की है। और हमारे सहयोगी परमानंद जुड़ गए। परमानंद, जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, क्या चीजें निकलकर इससे सामने आ रही हैं? ये बता दें, ये राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी का है और ये नहर के पास का घटना है। और सबसे बड़ी बता दें कि वहाँ आसपास में काफी चहलकदमी रहती है। रात के 10 बजे की घटना है, वो चहल और उस जगह पर काफी बड़ा मार्केट भी है। उसी जगह अजय कुमार जो पूर्व में महामंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर वह रह चुके हैं। अभी वर्तमान वह अमूल पार्लर का दुकान किए हुए थे और 10 बजे की लगभग 2 की संख्या में अपराधी आए और पहले कुछ बातें हुई और उसके बाद दनादन 2 गोलियां चलाई। दोनों गोली उनके लगी। और परमानंद, जो परिजन है उनके क्या आरोप हैं? क्या ये राजनीतिक आशंका लग रही है या फिर ये कोई निजी रंजिश का मामला था? देखिए, उनके भतीजे जो है रोहन कुमार गुप्ता, उनसे भी मेरी बात हुई। उनको कहना है कि अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कि क्योंकि कयास ये भी लोग लगा रहे हैं कि लूटपाट की घटना को लेकर भी हो सकता है या एक पहले किसी से विवाद नहीं था। पुलिस का कहना है कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। बिल्कुल जांच कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया परमानंद आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही इन दिनों। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। मैदानी इलाकों में हाल बेहद बुरा है, जहां हर कदम पर जंग लड़नी पड़ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई ऐसी तस्वीरें हैं जो डराने वाली है। सैलाब के चक्रव्यूह में फंसी इन गाड़ियों का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आया, जहां अचानक आए पानी ने
कई गाड़ियों को बंधक बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी की प्रचंड लहरों के आगे गाड़ियां किस तरह बेबस दिखाई दे रही हैं। देखने से लगता है पानी सबको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। होता भी यही है। पानी की लहरों में एक बोलेरो गाड़ी ऐसी फंसती है कि उसका ड्राइवर बचने के लिए छलांग लगा देता है, जिसके बाद गाड़ी कागज की तरह बहने लगती है। और खाई में जाकर गिर जाती है। गनीमत ये रहती है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं होती, लेकिन इस पूरी घटना को एक दूसरा ड्राइवर अपने फोन में कैद कर लेता है, जिसे देखने के बाद हर कोई अंदर से हिल जाता है, क्योंकि ये मंजर इतना खतरनाक था कि किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। लगातार हो रही बारिश ने राजस्थान के बूंदी को कैद कर रखा है। पानी मंदिरों के ऊपर से होकर बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। पानी ने नेशनल हाईवे 148D पर ब्रेक लगा दिया। लोग रोड पार करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। तस्वीरों में नजर आ रहा है रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो कहीं से भी धंस सकती है और बड़ा हादसे को दावत दे सकती है। क्योंकि इस वक्त रोड ही नहीं, पुल भी बह रहे हैं। लगातार बारिश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। वहीं बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। ऐसे किसी भी नदी नाले से दूर रहने की चेतावनी दी जहां खतरा है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी जहां से बह रही है रास्तों को काटती जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा है। लोग जहां हैं वहीं कैद होकर रह गए हैं। बूंदी में मौसम विभाग हर रोज येलो और रेड अलर्ट जारी कर रहा है। अब तक जिले में 15 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। बिहार के सुपौल के लिए बाढ़ काल बनकर आई। बर्बादी की ये निशान कोसी नदी के दिए हैं, जिसने इन गांव वालों का आशियाना, उनका ठिकाना, उनकी छत, उनकी चारदीवारी सब कुछ छीन लिया। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये निशान, जिसे देखकर रोना आता है। 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। जिला प्रशासन हो, प्रखंड के पदाधिकारी हो, अभी तक सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। भगवान भरोसे दो नदी के बीच में लोग जी रहे हैं। कोसी नदी ने जिन घरों का नामो निशान मिटाया, उसमें एक घर बिहार बीजेपी के युवा नेता मिथिलेश यादव का भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी तबाही होने के बाद भी इन गांव वालों को कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली और न ही किसी भी अधिकारी या अफसर ने इस इलाके का दौरा किया। इन्हें इनके हाल पर आंसू बहाने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की सड़कें कुछ घंटों की बारिश में ही झील बन गई। गाड़ियां चल कम तैर ज्यादा रही। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि सड़क और झील में फर्क करना मुश्किल है। शिवपुरी के कई इलाके जलमग्न हैं। यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ घंटों की बारिश ने राजस्थान के करौली का नक्शा बदल दिया। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि सबसे व्यस्ततम बाजार तालाब में तब्दील हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे ने हर किसी को भीतर से झकझोर दिया। सूचना मिली थी कि कुआं है, लेकिन यहाँ आके देखा तो गड्ढा था जो 15 फीट लगभग चौड़ाई थी और 20 फीट गहरा था। तो चूंकि चौड़ाई कम थी तो हम लोगों ने अकेली नाव से ही सर्चिंग के द्वारा से निकाल दिया। पड़ोसी ने कहवे आया कि वो जो है आपका बच्चा गिर गया है, तो पापा आए जब तक रस्सी वस्सी लेकर के निकालने के लिए उन्होंने कोशिश करी, काफ़ी 1 घंटे तक लगे रहे, वो नहीं निकला। जब फ़ोन किया फिर हमने, उसको क्या दिमाग में आया, इधर आ गए, जबकि रास्ता तो अपना वैसे इधर से उधर को जाता सीधा, इधर कैसे आगे पता नहीं। दरअसल इस वक्त पानी का न कोई ओर है न कोई छोर। उसे जहाँ से रास्ता मिल रहा है वो वहाँ बह रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एक पुलिया पानी के प्रहार से भरभरा कर गिर जाती है। ये तस्वीर बड़ी सीख दे जाती है कि अगर किसी नदी या नाले के ऊपर बने पुल से आप गुजर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं उसकी बुनियाद कमजोर तो नहीं हो गई। मध्य प्रदेश राजस्थान में बाढ़ से हालात बद से बदतर हैं।
उधर आंध्र प्रदेश के नंदियाल के मछुआरों के लिए 12 अगस्त का दिन खुशखबरी लेकर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे हैं, जबकि एक दिन पहले तक पानी ज्यादा होने की वजह से इनके मछली पकड़ने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही पानी घटा, ये अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल गए।